वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह 40 से 50 प्रश्न लेके आए हैं बीपीएससी के TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो कि आपको TRE 4 में काफ़ी मददगार मिलेंगी। ये जितने भी प्रश्न हम आपके लिए कराते हैं सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होंगे। और आपको और भी सब्जेक्ट का चाहिए इसका क्वेश्चन पेपर, तो हम उसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बना कर उपलब्ध कराएंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? सेतु, समुद्रम शिपिंग नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में से सभी। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में से जानते थे, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के रूप में जानते थे। ये लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर पंजाब के, कहाँ के? पंजाब का हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में थार के रेगिस्तान में समाप्त होती है। लेकिन यह शारदा नहर भारत के उत्तर प्रदेश की एक सिंचाई नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की एक सिंचाई नहर है, लेकिन यह देश की सबसे लंबी नहर नहीं है, जो कि शिव समुद्रम जो नहर है वह भारत और श्रीलंका के बीच शिपिंग नहर मार्ग का एक परियोजना है। अगला प्रश्न, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? कारगिल नदी किस नदी के किनारे स्थित है? सुरु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी उत्तर साथी दें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माफी चाहते हैं, ये सही होगा, सुरु नदी, जो कि कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। सुरु नदी सिंधु सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले से होकर बहती है। अगला प्रश्न, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल और उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। बाल्टोरो ग्लेशियर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर दें। बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोल्टारो ग्लेशियर, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र के काराकोरम पर्वत माला में स्थित है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर लंबा है, माफी चाहते हैं, 63 किलोमीटर लंबा है बोल्टारो ग्लेशियर, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबे ग्लेशियर में से एक है। अगला प्रश्न, अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत में, मकालू पर्वत में, या फिर राजमहाली पहाड़ी में, या उपरोक्त में से सभी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल, यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ के कवर्धा छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में व मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदियां इस पर्वतमाला से निकलती है, जो इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अक्टूबर और नवंबर में कहाँ भारी वर्षा होती है? खासी और जयंतिया पहाड़ी पर, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर पठार पर, या उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा वर्षा अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ पर होती है? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर महीने में मानसूनी लौटते समय पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से ज्वालामुखी ग्रहण करते तथा
बाद में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य मानसून सीजन अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति यहीं से होती है, जो कि 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश में मध्य पैदा होते हैं, उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात अक्टूबर और नवंबर के माह में ही आते हैं। अगला प्रश्न, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा 15 अक्टूबर, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है। 1 जून तक कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है और 8 जून जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 18 सितंबर के आसपास उत्तरी पश्चिम भारत के पीछे हटने लगता है तथा 15 अक्टूबर तक पूरी तरह वापस चला जाता है। अगला प्रश्न, त्रिवर्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? सामान्य प्रकार की या उपोष्ण मानसूनी जलवायु या मध्य सागरीय प्रकार की या उपयुक्त में से सभी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, जो कि त्रिवर्था के अनुसार सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों 30 डिग्री से 45 डिग्री यह 30 डिग्री से 45 अक्षांश के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में विद्यमान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कौन सी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जीटी त्रिवर्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिमी तट। जीटी त्रिवर्था का पूरा नाम ग्लेन थॉमस त्रिवर्था है, जो कि त्रिवर्था जो कि 1966 में जलवायु वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किए थे ये। अगला प्रश्न, तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में वर्षा किसके कारण मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से सभी या इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु में किस मौसम का सर्दियों में वर्षा होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कारण, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने मानसून के पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून की शुरुआत और उन्नयन को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। कांटेदार जंगल पाए नहीं जाते। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु में, जबकि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। वह स्थान जहां पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, वहीं पर कांटेदार जंगल उग जाते हैं। अगला प्रश्न, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। उन्हें कहा जाता है सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर इसका उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर अवर्गीकृत सी सही होगा। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकारी और निजी दोनों व्यक्ति और समुदाय के लिए संरक्षित है। अगला प्रश्न,
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु, लक्षद्वीप इत्यादि हिस्सों में पाए जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25, 33, 39। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी पेपर दूसरे के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न सभी साथी आप सभी को दिखा रहे हैं, जितना भी आपके सामने आ रहा है, सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 33, जो कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, उसी समय 1952 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी, 1952। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजातियां किस जंगल में निवास करते हैं? चीड़ का जंगल, झाड़ी का जंगल, बलूत का जंगल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अधिकांश पक्षी प्रजातियां कहाँ निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चीड़ का जंगल, जो कई पक्षी प्रजातियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ढलान और सूक्ष्म आवास प्रदान करता है। चीड़ के जंगल की संरचना उनके ऊंचे पेड़, विरल झाड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाने की प्रचुर मात्रा भोजन संसाधन इत्यादि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अधिकतम सागौन के जंगल पाए जाते हैं? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा सागौन वन क्षेत्र है, जो राज्य की महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करता है। सागौन सागौन का दूसरा नाम टेक्टोना ग्रैंडिस जो एक उष्णकटिबंधीय मजबूत लकड़ी का पेड़ है। यह अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यह कीट प्रतिरोधक के लिए जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षावन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सवाना, जो कि छितरे हुए वृक्ष घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। यह सवाना एक मिश्रित वन घास का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पेड़ों की पर्याप्त छोटी या व्यापक रूप में फैली हुई विस्तृत होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? बायोम चैपरल क्या है? टैगा, भूमध्य स्क्रब वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय सवाना या वर्षावन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चैपरल क्या है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य स्क्रब वन। चैपरल के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पे इसकी विशेषता गर्म, इसकी क्या विशेषता है? गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की गीली सर्दियों के लिए जानी जाती है। चैपरल बायोम भूमध्य सागरीय बेसिन, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? ये 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र या उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्वी घाट, जो कि कम खाड़ी ढलानों के कारण पूर्वी घाट कम भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। भूकंपीय घटना के दौरान तीव्र ढलानों के नीचे खिसकने की संभावना ज्यादा होती है।
जो कि पूर्वी घाट कम भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सबसे अधिक कौन से प्रभावित है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोरोमंडल, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के घनी आबादी वाले डेल्टा क्षेत्र में अक्सर ये प्रभावित करते हैं, जिससे जान माल बहुत नुकसान होता है। अक्सर ये कभी कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर आया जाता है। अगला प्रश्न, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है? चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इससे कोई भी साथी गलत नहीं करना चाहेगा, सभी साथी पल भर में उत्तर दें। सबसे आसान प्रश्न आज के सेशन का, बाढ़ों को कैसे रोका जा सके? जो बाढ़ आते हैं हमारे यहाँ, तो कैसे रोकें उसे? कौन सी सबसे उत्तम बुद्धि है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृक्षारोपण, वनारोपण। जितने हम वृक्ष लगाएंगे, बाढ़ आने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि बाढ़ आएगी अगर, तो वृक्ष की जड़ें इतने गहराई तक रहते हैं कि वो हमें बहने तक नहीं देते, मिट्टी अपरदन कम होता है, जिसके कारण बाढ़ रोका जा सकता है और बाढ़ न आने के चांस बहुत सही होते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होता है। वन वन अगर हम लगाते हैं, अधिक से अधिक जंगल लगाते हैं, तो हमारे प्रकृति के लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। पेड़ पौधे से हम फल फूल आदि ले सकते हैं, लकड़ी, अन्य चीजें पेड़ से हमें बहुत ही लाभदायक होता है। अगला प्रश्न, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक? गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का उत्तर मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? ये भी टीआरई 2.0 के प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। काली मिट्टी पाई जाती है किस राज्य में? सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। काली मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर रेगुर के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसका अन्य नाम चरनोजम भी है, जो कि बीपीएससी के आए हुए प्रश्न हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेघालय, जो कि सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का विस्तृत इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसे, मतलब कि लाल रंग के होता है, जिसमें लोहे की ऑक्साइड उस पर उपस्थित होती है।
इसलिए लेटराइट मिट्टी मेघालय में अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, देख रहे हैं सब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न आप सभी साथियों को करा रहे हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तथा मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसमें मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, कैलामाइन का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय हो जाने के कारण उसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है तो मिट्टी में अम्लीय प्राकृतिक होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होगी। इसलिए हम कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से या फिर वैज्ञानिक विचारधारा से, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। टिहरी बांध संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संभववादी विचारधारा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ड्रिप प्रणाली। जबकि इसमें पारंपरिक सिंचाई कौन सी है? खंदक है, चेन प्रणाली है और दूसरा कहते हैं ढेकली प्रणाली है इत्यादि। इसका ऑप्शन पारंपरिक प्रणाली नहीं है, ड्रिप प्रणाली। यह ड्रिप प्रणाली है आधुनिक प्रणाली। क्या प्रणाली है? आधुनिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न टीआरई 2.0 के हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना वर्ष 1948 में दामोदर घाटी परियोजना निगम डीवीसी की स्थापना हुई थी। पूरा नाम दामोदर घाटी परियोजना है, जो यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, कौन सी स्वतंत्र भारत बहुउद्देशीय परियोजना थी। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, सोन, उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक या कोई नहीं। गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोन नदी। जो कि दक्षिण से किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 है, इसकी लंबाई, गंगा की लंबाई। और यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, दोनों मिलकर। अगला प्रश्न, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चाइना, भारतवर्ष और नेपाल, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतवर्ष व नेपाल। जो कि कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में शुरू हुआ था। यह कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है नेपाल से? गोसाईथान चोटी से निकलकर यह भारत में प्रवेश करती है भीमनगर से
तथा कोसी को बिहार राज्य का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड, दुधवा या घुमरा पदर? उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध जो महानदी पर स्थित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तेल, यूरेनियम, थोरियम, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थोरियम। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH होता है तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। यह भारत में मोनोजाइट रेत का मुख्य रूप केरल के तट पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है। कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। पूर्व से पश्चिम की ओर में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दूसरा, तीसरा। दूसरा सबसे पहले आएगा, तीसरा दूसरे पे आएगा, चौथा तीसरे पे आएगा, अब पहला जो है लास्ट में आएगा। सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? सबसे पहले नामरूप पड़ेगा, उसके बाद ओबरा पड़ेगा, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद कोटा। जबकि कोटा कहाँ पे स्थित है? आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएं। ओबरा उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र में है, सोनभद्र में। और परीक्षा, ये ऑप्शन परीक्षा जो है ये भी यूपी में स्थित है और कोटा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी इसकी व्याख्या वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले असम में शुरू किया गया था। कहाँ पे? असम में, जिसका नाम जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोवाट प्रतिदिन स्थापित क्षमता के साथ भारत में 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की गई। यह संयंत्र 500 किलोवाट से 100 किलोवाट तक यह उत्पन्न करता है बिजली संयंत्र। अगला प्रश्न, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियां को सही युग में है, उसका कौन सा सही युग में है? भारत के खनिज, सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक में इनमें से एक से अधिक। सुरमा घाटी असम में है तथा डिगबोई भी असम में है। गुजरात में अंकलेश्वर है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न TRE 2.0 के हैं। बिहार के
किस जिले में रेशमी उत्पादन सर्वाधिक होता है? यह प्रश्न उद्योग एवं व्यापार से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भागलपुर। भागलपुर बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ यह जिला रेशम उत्पादन से जुड़ा है, जो पूरे देश में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के क्या कहते हैं? रेशम शहर कहते हैं। भागलपुर को हम भारत में रेशम शहर कहते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। जितने भी हम आप सभी को प्रश्न कराए हैं, ये सब बीपीएससी के प्रीवियस प्रश्न हैं। आगे भी जितने भी हम वीडियो बनाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर बनाएंगे, ताकि आप रिवीजन लगातार करते रहें और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।